हमारे देश के विभाजन का असली कारण कोई और नहीं बल्कि खुद अकबर थे। भारत में मुगल साम्राज्य किसी और के नहीं बल्कि अकबर की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंचा। मुगल बादशाह औरंगजेब वो बादशाह था जिसने अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा और धर्म के लिए लड़ाइयां लड़ी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अकबर और औरंगजेब के बारे में ये बातें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान में दोनों बादशाहों की इमेज बिल्कुल ही उल्टी है। इन दोनों ही बादशाहों के बारे में इतिहास पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तान में अकबर और औरंगजेब के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है, उनके बारे में कैसी थ्योरीज चलती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों के तौर पर आज़ाद हुआ। दोनों ही देश एक ही दुश्मन से लड़कर आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ों से। इन दोनों का हज़ारों साल का साझा इतिहास भी रहा, लेकिन फिर भी दोनों देशों में इतिहास को लेकर समझ अलग अलग बनी। पाकिस्तान, जो कि धर्म की नींव पर खड़ा हुआ एक देश था, उसने अपने इतिहास में उन घटनाओं को तवज्जो दी जिसमें इस्लाम सबसे ऊपर हो, जिसमें इस्लाम का महिमा मंडन होता हो, या फिर इस्लाम की साख में कमी लाने वाले लोगों को कुफ्र की संज्ञा देनी होती हो। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की गद्दी संभालने वाले जियाउल हक जैसे हुक्मरानों ने खुद को औरंगजेब के करीब देखा और इतिहास को इस्लाम के नज़रिए से लिखवाया, यानी कि उनके इतिहास में इस्लाम का चश्मा था। वहीं भारत में इतिहास को पढ़ाने के दौरान कुछ घालमेल जरूर हुए, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री को पढ़ाने पर जोर दिया गया। यहाँ अकबर को आलोचना सहित एक टॉलरेंट राजा की तरह दिखाया गया। उसकी सुलह कुल की पॉलिसी हो या फिर उसकी राजपूत पॉलिसी हो, उन्हें इस तरह से दिखाया गया जिसने एक साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की थी। इसके साथ ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अगले 200 सालों तक खड़ा रहा। वहीं औरंगजेब को उस बादशाह के तौर पर भी दिखाया गया जो कि कट्टर था और जिसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ढकेल दिया या पतन के मुहाने पर खड़ा कर दिया। जादूनाथ सरकार जैसे कुछ इतिहासकार उसे एक रूढ़िवादी कट्टरपंथी मानते हैं, जबकि शिबली नोमानी जैसे कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि उसके इरादे पॉलिटिकल थे, धार्मिक नहीं थे। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर भी इतिहासकारों के बीच में औरंगजेब को लेकर काफी बहस है। कोई एक नतीजे पर इतिहासकार नहीं पहुंचते। हालांकि इस बात को सारे ही इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब इस्लाम को लेकर काफी कट्टर था। 1659 में अपने दूसरे राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने अपने धर्म के अनुसार शराब पीने, जुआ खेलने और वेश्यावृत्ति जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। उसने कई ऐसे करों को भी समाप्त कर दिया जो इस्लामी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे, और खोए हुए राजस्व की भरपाई के लिए उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिसे अकबर ने बंद कराया था। अपने भाइयों की हत्या करके बादशाह बनने वाले औरंगजेब को खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब भारत की खोज में कट्टरपंथी के रूप में दिखाया है। नेहरू के हिसाब से औरंगजेब वो बादशाह था जिसने एक राजा से बढ़कर एक कट्टर मुसलमान के तौर पर काम किया। आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में औरंगजेब को गाहे बगाहे एक कट्टर बादशाह की तरह ही दिखाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में औरंगजेब की इमेज बहुत अलग तरीके से दिखाई जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में इतिहास को इस्लाम के नज़रिए से लिखा गया, इसीलिए पाकिस्तान में औरंगजेब कोई कट्टर राजा नहीं है, बल्कि उसे तो वहाँ एक आइडियल मुस्लिम नेता का अवतार माना जाता है। उसके बारे में यह पढ़ाया जाता है कि वो महान आर्मी जनरल था जिसने निजी तौर पर इस्लाम को सम्मान दिया और अपने साम्राज्य में इस्लाम की नैतिकता को फैलाने का काम किया। ये उन बातों के लिए कहा गया जिसमें उसने जजिया लगवाया हिंदुओं के खिलाफ और उसके बाद मंदिर भी तोड़वाए। अब यही नहीं, कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने भी औरंगजेब के बारे में लिखा कि औरंगजेब ने भारत में मुस्लिम नेशनलिज्म की नींव रखी थी। ऐसे ही मौलाना अबुल आला मौदूदी जैसे पाकिस्तानी नेताओं ने औरंगजेब की कट्टर इस्लामिक नीतियों की तारीफ के कसीदे पढ़े और पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उसके आदर्शों को फॉलो करने की बातें कही। एक तरफ तो औरंगजेब को इस तरह की शान के साथ दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसके परदादा अकबर को मुगल साम्राज्य के पतन का दोषी बताया जाता है। पाकिस्तान के इतिहासकार मुबारक अली बताते हैं कि पाकिस्तान के सिलेबस में अकबर को अहमद सरहिंदी, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़े सूफी विद्वान थे, उनके कॉम्पिटिटर की तरह दिखाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरहिंदी महान मुस्लिम संत और विद्वान थे जिन्होंने भारत में इस्लाम के गौरव को दोबारा जिंदा करने की, फिर से स्थापित करने के लिए अकबर को चुनौती दी थी।
अब ऐसा इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और उसने अपने काल में मौलवियों की शिक्षाओं पर सवाल उठाए थे जो कि इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। अकबर को जो सही नहीं लगता था उस पर वो टोक देता था। मुबारक अली लिखते हैं कि अकबर को मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा पाकिस्तानी इतिहासकार आई.एच. कुरैशी की थ्योरी से सामने आया। उनकी थ्योरी बड़ी कमाल की है। थ्योरी यह है कि उसने अपने साम्राज्य में गैर मुसलमानों को शामिल कर लिया था। उनके हिसाब से भले ही अकबर के काल में मुसलमान सबसे प्रमुख ताकत हुआ करते थे, मेन फोर्स थे, लेकिन अकबर इसे इस्लामिक राज्य नहीं बना पाया। अकबर ने अपनी नीतियों के माध्यम से इस्लाम को इतना कमजोर कर दिया कि मुगल साम्राज्य में इस्लाम को दोबारा वापस नहीं लाया जा सका। ऐसे ही राजपूतों को लेकर अकबर की संधि करने की पॉलिसी को भी खूब क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसे हमारे देश में काफी अच्छे से दिखाया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान में एक और इतिहासकार हुए, शेख मोहम्मद रकीफ। उन्होंने तो रीखे पाकिस्तान व हिंद उस किताब में लिखा कि वो राजपूतों का इतना पक्षधर था कि उसके सरदारों का उस पर से भरोसा उठ गया था। वे मुगल शासन को अब इस्लामी नहीं मानते थे। एम इकराम रब्बानी जैसे कुछ लेखक तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन के लिए अकबर की सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता को दोषी ठहराते तथा दावा करते हैं कि टू नेशन थ्योरी किसी और की नहीं बल्कि अकबर की इन सारी नीतियों की वजह से आई थी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को यहाँ ऐसे राजा की तरह दिखाया गया जिसने जीवन भर इस्लाम की रक्षा की और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन उसने झोंक दिया। दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई को भी इसी तरह से दिखाया जाता है, जिसमें औरंगजेब ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने ही भाई के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस तरह से औरंगजेब की पूरी कहानी धर्म के इर्द गिर्द घूमती है और वही हाल अकबर का भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को बस एक महान नेता के तौर पर ही देखा जाता है। पाकिस्तान में कुछ लिबरल इस्लाम को मानने वाले लोग भी आज भी हैं जो औरंगजेब की इस इमेज में दिक्कत को मानते हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत छोटा है। एक बहुत बड़ी पिक्चर में ऐसे लोग धुंधले हो जाते हैं। औरंगजेब की महानता के विचार काफ़ी ऊपर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट करने वाले जनरल जियाउल हक खुद को औरंगजेब से मोटिवेटेड रखते थे। वो उनके लिए आदर्श थे और उनके टाइम पीरियड में औरंगजेब को ये इज्जत नवाजी गई कि उनके समय से ही मुगल बादशाह औरंगजेब की कई तस्वीरें सरकारी कार्यालयों में उनकी दीवारों पर सजाई गई। अब दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास को कैसे लिखा जाता है ये उस पर डिपेंड करता है कि इतिहास में किसी राजा की इमेज क्या होगी। कट्टरपंथ को बहुत बढ़ावा ना देने वाले अकबर की नीतियों का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम को बढ़ावा देता नहीं। वहीं इस्लाम को अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल और पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने वाला औरंगजेब, उनकी नज़र में वो इंसान है जो पाकिस्तान के इस्लामिक फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए वो उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में औरंगजेब के बारे में इतना महिमा मंडन करके क्यों पढ़ाया जाता है और अकबर को इतना नीचा क्यों दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि पाकिस्तान में उसकी पढ़ाई कैसे होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।